अब बात लुधियाना के ब्लास्ट की, जिसमें एक शख्स की जान गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये हमला जांच तक पहुंचे उससे पहले बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हमले को विधानसभा चुनाव और सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा है। ब्लास्ट होया, ब्लास्ट बहुत तगड़ा ब्लास्ट होया ना, बहुत तगड़ा। मैं जो कपड़े उतारे तो थे डेड बॉडी पई आ। क्या पंजाब के लुधियाना में हुआ धमाका कोई आतंकी साजिश है? एक्सप्लोसिव बहुत स्ट्रॉन्ग था, किसी बात को भी अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते। क्या पंजाब चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां जांच में जुटी है कि आखिर लुधियाना के कोर्ट परिसर में हुए धमाके के पीछे हाथ किसका है। देख सकते हैं कि पूरा परिसर जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, एम्बुलेंस अंदर खड़ी हुई है और जो एनआईए है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। धमाके की जांच पंजाब पुलिस कर रही है तो टेरर साजिश की आशंका के चलते एनआईए और एनएसजी की टीमें भी एक्शन में आ चुकी है। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फोरेंसिक साइंस टीम है, जो हमारे स्टेट के फोरेंसिक साइंस टीम है, प्लस सेंटर से एनएसजी से अलर्ट के लिए 3-4 दिन से स्पेशली सब जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कमिश्नरेट में पूरा अलर्ट डाला हुआ है। वक्त दोपहर करीब 1 बजे जब कोर्ट परिसर में हुए धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई थी। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। धमाका दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में हुआ, लेकिन ये धमाका इतना बड़ा था कि इससे कोर्ट परिसर की दीवार तक ढह गई। धमाके की एक एक तस्वीर देखिए, जिससे समझ आएगा कि ब्लास्ट के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। इस तस्वीर में देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। पुलिस वाले मलबे के बीच लोगों की तलाश में जुटे हैं। सबूत खंगाले जा रहे हैं कि इस धमाके का सच क्या है। अब दूसरे वीडियो पर निगाह डालिए। इसमें दीवार का वो हिस्सा दिख रहा है जो दीवार ब्लास्ट के बाद ढह गई। वहीं मोबाइल कैमरे से ली गई इस तस्वीर में बाथरूम का हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा है। ऐसा दावा है कि इस जगह पर ही धमाका हुआ। एनआईए टीम पहुंच चुकी है, फोरेंसिक लैब जो टीम है वो पहुंच चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं। क्या प्लानिंग थी, कौन इसके पीछे था, कहां से ये लोग आया था, क्या मकसद था और लुधियाना को क्या चुना गया है, कितना जोर का ये धमाका हुआ था। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको लाइट्स जो जल रही हैं, अगर वहां की बात करें तो वहां पर आपको शीशे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे। इतना जोरदार ये धमाका था। जिस जगह धमाका हुआ वहां एक शव मिला। ऐसी आशंका है कि यह शव हमलावर का हो सकता है। अब धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। लुधियाना से विशाल ठाकुर के साथ टीम, न्यूज नेशन। धमाके पर पंजाब के सीएम चन्नी का कहना है कि जो भी एजेंसियां पंजाब के लोगों को डराकर वोट लेना चाहती हैं उसका जल्द खुलासा हो जाएगा। ऐसे में लाख टके का सवाल यह कि चन्नी का इशारा किसकी तरफ है। धमाके पर वोट कौन लेना चाहता है, इसका खुलासा भी चन्नी को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, हर भारतीय से है। बात कश्मीर की। कश्मीर में अचानक टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ गई है। अचानक फिर दहशतगर्द आम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में देश गुस्से में है। इन आतंकियों पर निर्णायक बदले की आवाज उठ रही है। आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए। कहीं गम और मातम है तो कहीं गुस्सा। तो कहीं तिरंगे में लिपटे शहीद पर फख्र भी। जम्मू कश्मीर की 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि एक तरफ टारगेटेड किलिंग के जख्म और आंसू हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ देश में गम और गुस्सा है। जबकि तीसरी तस्वीर तिरंगे में लिपटे एएसआई अशरफ के पार्थिव शरीर की है, जिनकी शहादत पर पूरा देश गर्व कर रहा है।
कल आतंकियों ने अवंतीपुरा के बिजबेहरा में कोहराम मचाया था, जिसमें रऊफ अहमद नाम का वो शख्स भी मारा गया जो आतंकी गलियां छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुका था। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई मोहम्मद अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। आधे घंटे के भीतर जो है 2 किलिंग्स। पहली श्रीनगर के नवाकदर इलाके में, जहां अब्दुल रूफ नामी 45 साला प्रॉपर्टी डीलर को काफ़ी करीब आके जो है गोलियों से उसको जो मौके पे ही उसकी जो है हत्या कर दी। और उसके बाद 15 मिनट के बाद दक्षिणी कश्मीर के बिजबेहाड़ा इलाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को बिल्कुल इसी तरीके से जो है करीब से आके 4-5 बार उस पे जो है गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। पुलिस का माने तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मारा है वो तो किलिंग समझ आती है, लेकिन जो श्रीनगर में किलिंग हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई मोहम्मद अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तौबा वही संगठन है जो पाकिस्तान के इशारों पे काम यहाँ पर करता है। ऐसे में लगातार अब यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है। ये है शिवसेना डोगरा फ्रंट जो यहाँ पर जो किलिंग हुई है कश्मीर में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये कुत्ते की दुम कभी सुधरने वाली नहीं है। और एक बात, जियाउल हक और जिन्ना बड़े लोगों को याद आता है, उनको उन्हीं के पास भेज दो, उनको पाकिस्तान रवाना करो। उनको हिंदुस्तान की धरती पर कोई कहने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान देख सकते हैं कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के खिलाफ जम्मू उबल रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इमरान खान के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। एक तरफ टारगेटेड किलिंग तो दूसरी तरफ आतंकियों की आईडी वाली साजिश भी बेनकाब हुई है। पुलवामा में तलाशी के दौरान 5 किलो आईडी बरामद हुई, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर एक बड़े खतरे को टाल दिया है। जाहिर है कश्मीर में आतंक की लौ बुझ रही है, इसलिए दिया फड़फड़ा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से दिसंबर तक 150 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 24 पाकिस्तानी आतंकी हैं। घाटी में करीब 199 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 90 के करीब पाकिस्तानी हैं। सुरक्षा बलों की इसी सख्ती से आतंकियों में खलबली है, क्योंकि अब उन्हें उनका अंत नजर आ रहा है। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आपको कश्मीर के कुछ आंकड़ों को दिखाते हैं। 3 साल में कैसे आतंकियों का सफाया हुआ है, जरा आंकड़ों के जरिए आप देखिए। आतंकी कितने ढेर हुए 2021 में? 180 लगभग आतंकियों को ढेर किया गया है इस साल। आम लोग 35 शहीद हुए हैं और सुरक्षा कर्मियों को जो आतंकियों ने निशाना बनाया है उसके चलते 43 शहादत हुई हैं 2021 में। 2020 की अगर बात की जाए तो यहाँ 56 सुरक्षा कर्मियो63 को निशाना आतंकियों ने बनाया था। टारगेट किलिंग 33 हुई। वहीं दूसरी तरफ 232 आतंकियों को ढेर किया गया। 2019 में 163 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि आतंकियों ने 78 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया था। 42 टारगेट किलिंग आतंकियों की तरफ से की गई थी। तो लगातार आम लोगों को यहां पर निशाने पर आतंकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाल ही के दिनों की घटना हम आपको बता दें। 12 जून को सोपोर में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। 17 जून को सैदपुरा में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। 22 जून को श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या की गई। 17 सितंबर को कुलगांव में पुलिस फॉलोअर बंटू जी शर्मा की हत्या की गई। 10 दिसंबर को बादीपुरा में 2 जवान शहीद हुए। 13 दिसंबर जेवन में पुलिस बस पर हमला हुआ, 3 जवान शहीद हुए। और 22 दिसंबर अनंतनाग बिजबेहरा में एएसआई मोहम्मद अशरफ की शहादत हुई, आतंकियों की इस तरीके की कायराना करतूत के चलते। लाखटकी की बात यह है कि कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की तिकड़ी उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। पुलिस के जवान इसलिए भी निशाने पर रहते हैं क्योंकि अक्सर इन्हीं की सटीक जानकारी के चलते मान में छिपे आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। साल 2005 में देश में आरटीआई कानून बना, जिसके तहत आप सरकारी विभाग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं, करप्शन की पोल खोल सकते हैं, किसी अधिकारी या सरकारी योजना में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश कर सकते हैं। यही वजह है कि देश में अक्सर आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले होते रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़ दिए गए क्योंकि उसने ग्राम पंचायत में हुए घोटाले और शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की थी।
मैंने प्रशासन गाँव के संग अभियान में ग्राम पंचायत कुंपलिया में नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास में जो घपला हुआ था उसकी रिपोर्ट दी थी। उसके संबंध में नगराज ने कई लोगों से मेरे को फोन भी करवाया, मुझे धमकी दी थी कि मान जा नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे। हाथ पैर तोड़ दिए गए, पैरों में कील ठोक दी गई, इतना पीटा कि बेहोश हो गया। आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ हुई बेरहमी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि राजस्थान में घोटालेबाज और शराब माफिया किस कदर कानून से खेल रहे हैं। 2 दिन पहले मानाराम ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी थी कि मान जा, ज़्यादा कानून लोगों को मत सिखा। ग्रुपों में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर भी जो शराब के लिए मैंने प्रशासन गाँव में दिया था जो ज्ञापन, उसमें भी उन्होंने ग्रुप में सबके सामने लिखा था। शराब ठेकेदार के लड़के पूर्व सरपंच माकाराम का लड़का भूपेंद्र, उसने लिखा था तेरा तो इंसाफ करके रहेंगे। बुरी तरह जख्मी ये आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम है। इनको 21 दिसंबर की रात को गांव जाते वक्त अगवा किया गया और फिर इतना पीटा कि दोनों हाथ तोड़ दिए गए, पैरों में कील ठोक दी गई। इनका कसूर बस इतना था कि ये ग्राम पंचायत में हुए घोटाले और शराब माफियाओं की करतूत को उजागर करने के मिशन में लगे थे। गिड़ा थाना हिस्ट्री शीटर नगाराम और नगराज मुझे कई बार धमकियां दी और इस गैंग से गुड़गांव नगराज ने गुड़गांव को भेजा है। माकाराम और मानाराम ये सब एक होके मेरे साथ ये मारपीट करवाई। आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले के बाद पुलिस हरकत में आई और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ करके इस वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जारी है। एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर उनसे मिलने गए हैं। वहां से उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज प्रॉपर्ली चल रहा है। हमारा जो प्रमुख टारगेट है मुलजिमों को पहचान कर उनको गिरफ्तार करना, उसकी तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। मामला बेहद गंभीर है और इस केस को लेकर राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी, आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर से जवाब तलब किया है कि आरटीआई कार्यकर्ता ने क्या क्या शिकायत की थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। बाड़मेर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। आरटीआई कानून मतलब सूचना का अधिकार कानून, वो कानून जिस पर संसद में मोहर लगी थी साल 2005 में, लेकिन तब से लेकर अब तक के जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अब तक 96 एक्टिविस्ट यानी आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। 176 आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिन पर जानलेवा हमले हुए हैं। 186 आरटीआई एक्टिविस्ट वो हैं जिनको जान से मारने की धमकियां मिली हैं और 7 आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनको खुदकुशी का रास्ता चुनना पड़ा। लाख टके का सवाल यह कि क्या राजस्थान में घोटालेबाज और शराब माफिया को कानून का कोई डर नहीं है? क्या राजस्थान सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में नाकाम है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। 1.25 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में ट्रैफिक की समस्या विकराल है, लेकिन अब समंदर के रास्ते टैक्सी चलने वाली है। वो टैक्सी जिससे आपको ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, यह तोहफा मुंबई को नए साल पर मिलने वाला है। मुंबई में वाटर टैक्सी कैसे घंटों का सफर मिनटों में तय कराएगी, देखिए हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई का खूबसूरत समंदर अब मुंबईकरों को जाम से भी बचाएगा, क्योंकि मुंबई में अब चलेगी वाटर टैक्सी। नए साल पर मुंबई वालों के लिए वाटर टैक्सी ट्रांसपोर्ट का तोहफा मिलने जा रहा है। फिलहाल ये वाटर टैक्सी सेवा मुंबई से नवी मुंबई के बीच शुरू की जाएगी, जिसका ट्रायल रन कई महीनों से चल रहा है। मुंबई के लोगों को ट्रैफिक की समस्या और लोकल ट्रेन की भीड़भाड़ से बचाने के लिए अब जल्द ही मुंबई में वाटर टैक्सी ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, इस प्रोजेक्ट का इंतजार मुंबई के लोग सालों से कर रहे थे, लेकिन अब नए साल की शुरुआत में यानी कि साल 2022 के जनवरी महीने से मुंबई से नवी मुंबई के बीच शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में ये वाटर टैक्सी सेवा दक्षिण मुंबई के डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से नवी मुंबई के बेलापुर और नेरुल के बीच होगी। इससे आम यात्रियों को दूरी तय करने में
कम वक्त भी लगेगा और समंदर के रोमांचक सफर का अनुभव भी हो सकेगा। इनमें कुछ ओपन वाटर टैक्सी होंगी तो कुछ एयर कंडीशन। जिस वाटर टैक्सी में इस वक्त हम सवार हैं, वैसे तो ये 20 सीटर है, लेकिन कोविड के नियमों को देखते हुए फिलहाल इसे 14 सीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अंदर किस तरह से ये वाटर टैक्सी दिखाई देता है आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये वाटर टैक्सी होगा, बैठने के लिए आरामदायक सीट यहाँ पर है। शुरुआत में इस रूट पर 5 तरह की वाटर टैक्सी चलेंगी, जिसमें 50 सीटर, 32 सीटर, 14 सीटर, एसी और नॉन एसी होगी, जिसमें किराया भी उतना ही रखा गया है जितना आप प्राइवेट कैब या टैक्सी में देते हैं। बहुत बड़ी पहल है क्योंकि इतने लोग जाना चाहते हैं ऊपर नीचे। कोस्टल रोड भी आ गया तो फिर भी वाटर का मतलब ज़रूरी है। रो 1 घंटे में हम जाते हैं अलीबाग, स्पीड बोट में 15 मिनट काम हो गया। तो हो जाइए तैयार 3 से 4 घंटे का सफर 20 मिनट में तय करने के लिए। बिना रुके, बिना किसी ट्रैफिक के ये समुद्र में दौड़ती है और यही वजह है कि घंटों की दूरी यहाँ मिनटों में तय हो जाती है। और यही वजह है कि लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस वाटर टैक्सी ट्रांसपोर्ट को लेकर बेहद उत्साहित है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबईकरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। वाटर टैक्सी क्या है? ये वाटर टैक्सी क्या कुछ इसकी खास बातें हैं वो जरा हम आपको बता दें। देखिए इस वाटर टैक्सी की जो रफ्तार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं होगी, कोई रेड लाइट नहीं होगी, लिहाजा आपको किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक में जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। जो इसका किराया है वो 750 रुपये से शुरू होगा। मासिक पास की भी यहाँ पर सुविधा होगी। इस तरीके के विकल्प रखे जा रहे हैं और 50% कम किराया रखा जा रहा है मुंबई की समंदर वाली टैक्सी में, जो बाकी टैक्सी हैं उनके मुकाबले। वो कौन से इलाके हैं जहां पर ये वाटर टैक्सी के जरिए आप सफर कर सकेंगे, जरा आपको फटाफट वो भी हम बता दें। मुंबई के दरअसल में धर्मतार, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, खंडेरी द्वीप, बेलापुर, नेरुल, एरोली, वाशी, ये वो इलाके हैं। देखिए दरअसल में ये वो हिस्सा है जहां पर ये खंडेरी द्वीप से जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, जो बिल्कुल ही अलग है, हालांकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ से आप यहाँ आना चाहें धर्मताल तो आ सकते हैं। धर्मताल से अगर आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होते हुए बेलापुर, वाशी, नेरुल होते हुए एरोली जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप एरोली से खंडेरी द्वीप भी आना चाहें तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये सफ़र भी आपका तय हो जाए। अब तक की जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक आप एरोली से इस तरीके से घूम के धर्मताल तक पहुंचते थे, जिसमें आपको काफ़ी लंबा वक्त लगता था ट्रैफिक के चलते, लेकिन अब एक बड़ी राहत यहां पर मिलने जा रही है। लाख टके की बात यह है कि मुंबई में आज भी सड़क मार्ग से सफर करना बेहद थकाऊ है। आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन है, जबकि गाड़ी और बाइक वालों के लिए ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में समुद्री मार्ग से टैक्सी का विकल्प यकीनन मुंबई वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।